हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। रिवीजन को प्लीज़ आप लोग जो है कंटिन्यू रखिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप भी कंफर्टेबल रहें, बिकॉज रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो रिवीजन को आप लोगों ने कंटिन्यू रखना है। तो आइए हम 24 जून का ये इंपॉर्टेंट सेशन जो रहता है हमारा डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ का, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले बात की जा रही है, एक आर्टिकल है, क्योंकि राइट टू गुड मीट कैंपेन अभी चलाया गया है। गुड मीट यानी कि हेल्दी मीट हो ताकि कोई भी बीमारी उसको ना हो। स्पेशली आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंट फेब मंथ में यानी कि फेब 2022 में बिहार में बर्ड फ्लू के केसेस हुए। बर्ड फ्लू को हम लोग H5N1 भी बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे इन्फेक्शंस जो थे वो हैन को देखने को मिले, और वही इन्फेक्टेड हैन अगर कंज्यूम किया जाए लोगों के द्वारा तो बीमारियां जो हैं वो लोगों में भी ट्रांसफॉर्म होती दिखेंगी। इसलिए राइट टू गुड मीट कैंपेन यहाँ पे चलाया गया। फेमस जो ब्रांड है अगर मीट को लेके देखें तो वो है नाइडूज। नाइडूज इंडिया का लार्जेस्ट हाइपर लोकल ओमनी चैनल मीट ब्रांड है जिनके द्वारा ये कैंपेन चलाया गया। और यहाँ पे एक सीरीज रिलीज की गई, इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे रिलीज की गई और लॉन्च किया गया बाय द प्रिंट एंड डिजिटल कैंपेन कंज्यूमर्स के लिए स्पेशली, कि उनको यानी कि यहाँ पे राइट करना यानी कि कंज्यूम करना एक सही क्वालिटी का मीट, हेल्दी मीट एंड फ्रेश मीट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये जीएस पेपर फॉर एथिकल ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एथिकल मैन्युफैक्चरिंग बाय नाइडूज। तो एथिकल प्रोडक्ट्स जैसे रहते हैं ब्रीडिंग चिकन्स हो गया इन बायोस्क्योर फार्म्स में, यहाँ पे जो है चिकन्स आपको देखने को मिलते हैं फुली बायोसिक्योर रहते हैं यहाँ पे, एंड इंश्योर किया जाता है कि वो हेल्दी होंगे। एंड यहाँ पे फ्री ऑफ ग्रोथ प्रोमोटर्स यानी कि एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स एंड हॉर्मोन्स। उसके अलावा ये देखें कि प्रोसेसिंग ओनली हेल्दी गोट्स एंड लैम्स की जाती है। एंड यहाँ पे हेल्दी फिश एंड सी फूड विदाउट यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स, यानी कि यहाँ पे कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं यूज़ किया जाता। इन्वायरमेंट फ्रेंडली अगर देखें तो नाइडूज जो उनके द्वारा लॉन्च भी किया गया इको फ्रेंडली पैकेजिंग फॉर स्मार्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन के लिए। और यहाँ पे ज़रूरत है कंज्यूमर को एज वेल एज प्लैनेट को कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इको फ्रेंडली रहे। और एम क्या है, स्पेशली पैकेजिंग का कम्प्लीटली इको फ्रेंडली हो, क्योंकि अभी 1 जुलाई से जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिसमें पैकेजिंग का भी जो पॉइंट है उसको भी रखा गया है कि वो भी बैन किया जाएगा। तो यहाँ पे इको फ्रेंडली पैकेजिंग, कम्प्लीटली इको फ्रेंडली पैकेजिंग करने के लिए 2023 तक यहाँ पे टारगेट रखा गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एथिकल ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यानी कि इनका एथिकल ड्यूटीज क्या रहती है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रहती है, यानी कि चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है। एक तो रहता है कि उनकी ड्यूटी रहती है कि हमने सेफ प्रोडक्ट जो कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाना। दूसरा, मेंटेन करके रखना सेफ एंड एथिकल मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट। तीसरा है यहाँ पे रिड्यूस करना, स्पेशली जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाती है चीज़ें उसको कम करना। ऑपरेट करना फेयर एंड सिक्योर वर्क प्लेस। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे आर्टिकल में बात की जा रही है, अभी अफगानिस्तान में अर्थक्वेक देखने को मिला। तो अर्थक्वेक जो है, पहले हम तो लोकेशन देख लेते हैं अफगानिस्तान की। ये हमारी कंट्री है, ठीक है। तो अपनी कंट्री की लोकेशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दिस इज़ आवर कंट्री एंड यहाँ पे आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा इस एरिया में, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान है। तो अब जूम मैप देखिए ताकि क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं हाल ही में ही, अफगानिस्तान से रिलेटेड ही था। तो अफगानिस्तान से ये पूछा गया कि कौन कौन से इसको अनदर कंट्रीज के बॉर्डर जो है वो टच करते हैं, ठीक है। जैसे तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, ईरान और पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान को जो है हमारे इंडिया का बॉर्डर भी टच करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, इस एरिया से। क्लियर? यानी कि जो पाक ऑक्युपाइड वाला एरिया है वहाँ से अफगानिस्तान की जो बाउंड्री हमारी कंट्री को भी टच करती है, और सबसे कम बाउंड्री जो है वो अफगानिस्तान की टच करती है हमारी कंट्री को, और सबसे ज़्यादा करती है बांग्लादेश की। तो ये याद रखिएगा, अफगानिस्तान को कौन कौन सी कंट्रीज़ के बॉर्डर टच करते हैं, इंडिया, ताकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और एंड पाकिस्तान। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हम आर्टिकल की ओर। अभी हाल ही में ही अर्थक्वेक आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। रीजन जो है ये कोस्ट वाला रीजन, ठीक है। कोस्ट यानी कि यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट था अर्थक्वेक का, जो काफ़ी ज़्यादा भयानक था ये, ठीक है। तो डेडिएस्ट अफगानिस्तान क्वेक था ये, यानी कि डेकेड्स में, 10 सालों में, काफ़ी सालों में ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये अर्थक्वेक रहा। ओवर 1000 पीपल की यहाँ पे जान गई। और ये क्वेक ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ? कोस्ट में हुआ। और ये क्लोज है किसके साथ? ये बॉर्डर जो रहता है पाकिस्तान के साथ, ये जो एरिया आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे अगर देखें तो
160 किलोमीटर एंड 100 माइल्स जो है साउथ ऑफ द अफगान कैपिटल काबुल। आई होप आपको ये लोकेशन क्लियर हुई होगी। अब हम देखते हैं अर्थक्वेक आता कैसे है। अर्थक्वेक का मतलब भी क्या रहता है, अर्थ का शेक होना, ठीक है, शेकन होना, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थ जो है उसमें कंपन देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अर्थ, ये हमारी अर्थ है। अर्थ में भी यहाँ पे आपको पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे फर्स्ट जो है अर्थ क्रस्ट कहलाता है, ठीक है, सेकंड जो है ये आपका कहलाता है मेंटल, एंड जो थर्ड है वो कोर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये लार्ज एंड थिन प्लेट्स रहती हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट्स की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको ये दिखे अच्छे से। तो यहाँ पे फोकस पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये फोकस पॉइंट है अर्थक्वेक का, और ये होता है एपिसेंटर, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन होता है इसका अर्थक्वेक का, क्लियर। तो जहाँ पे ओरिजिन हुआ है अर्थक्वेक का, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा त्रासदी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट्स की बात करें तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते क्या हैं, ये एक लार्ज होते हैं, थिन प्लेट्स होती है, पतली प्लेट्स होती है, और ये कंप्राइज होती है अर्थ क्रस्ट में। मैंने अभी आपको बताया अर्थ क्रस्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो अपर मेंटल जो रहता है कॉमनली इसको बोला जाता है लिथोस्फीयर, क्लियर है इतना। तो कॉन्स्टेंटली ये क्या होती रहती है, मूव होती रहती है। तो अर्थक्वेक जो है, तो अर्थक्वेक यहाँ पे अक्कर होता है फॉल्ट लाइंस में, एंड क्रैक कर देता है अर्थ क्रस्ट को, क्लियर। तो यहाँ पे क्रैक करता है अर्थ क्रस्ट को, तो यहाँ पे दरारें आपको देखने को मिलती हैं, क्लियर। तो वे टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, यहाँ पे मीट करती हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और ये जो प्लेट्स रहती हैं जब अक्कर होता है ये, क्लियर, तो प्लेट्स होती है सबडक्टिंग हो जाती है, फैल जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं, और कॉलिडिंग हो जाती हैं। अर्थक्वेक स्टार्ट होता है फोकस से, ठीक है। अर्थक्वेक कहाँ से स्टार्ट होता है, फोकस से होता है, विद द स्लिप कंटिन्यू अलोंग द फॉल्ट। अर्थक्वेक जो है यहाँ पे फॉल्ट स्टॉप होता है मूविंग सिस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक को नापने के लिए क्या, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, वो आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो सिस्मिक वेव्स जो रहती हैं उसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पे जनरेट होता है अर्थक्वेक, क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अफ्रीकन प्लेट्स अलग से आपको दिखेंगी, ये है सोमाली प्लेट्स है, इंडियन प्लेट्स हैं, अरेबियन प्लेट्स हैं, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स हैं, पैसिफिक प्लेट्स है, ये यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है, ये नाइजीका, साउथ अमेरिका, कोकोसा, ठीक है, कोकोस आप बोल सकते हैं, और ये कैरेबियन है, क्लियर। तो ये पैसिफिक प्लेट्स है। अगर बाउंड्री टाइप्स की मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे शो भी कर रखा है बाउंड्री टाइप्स का। तो जो आपको ये सिंपल लाइन दिख रही है यहाँ पे रेड कलर की, तो ये स्प्रेडिंग सेंटर है ये, ठीक है। और एक्सटेंशन जोन्स भी हैं यहाँ पे, सबडक्शन जोन्स, कोलिजन जोन्स, एंड यहाँ पे डेक्सटेरियल ट्रांसफॉर्म भी है, क्लियर। अनसर्टेनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये कारण जो रहा अर्थक्वेक का अफगानिस्तान में वो क्या था, क्योंकि हिंदू कुश जो ज्योग्राफी है, ठीक है, अफगानिस्तान में जो अर्थक्वेक आया वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा एरिया है, यहाँ पे लोकेटेड है, माउंटेनियस हिंदू कुश रीजन है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो अल्पाइड बेल्ट देखने को मिलती है, ये जो हिंदू कुश जो पार्ट है ये अल्पाइड बेल्ट का भी हिस्सा है। तो सेकंड मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव रीजन है ये वर्ल्ड का आफ्टर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब हम यहाँ पे देखते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये सारा एरिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये जो डार्क सा बना हुआ है, तो इसमें क्या रहता है कि यहाँ पे फ्रिक्वेंटली वोल्केनोज एरप्ट होते रहते हैं, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक आना यहाँ पे मतलब लाजमी है, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक पैसिफिक ओशियंस में देखने को मिलते हैं, तो अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका वाला रीजन आ जाता है, ये साउथ अमेरिका वाला, नॉर्थ अमेरिका वाला, क्लियर। तो इसमें आप देख सकते हैं। तो रिंग ऑफ फायर का अनदर नेम क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, वो है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। तो इससे रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे पूछ लिया गया था कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का अनदर नेम है क्या, तो डैट इज सर्कम पैसिफिक बेल्ट है। और इस जो रिंग ऑफ फायर की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट 40,000 किलोमीटर है, और देखिए 24,900 माइल्स है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे और चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। जो स्लो कोलिजन है बिटवीन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड यूरेशियन जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं थ्रू द एक्सट्रीमली कॉमन अर्थक्वेक इन दिस रीजन, यानी कि यहाँ पे कॉमनली अर्थक्वेक जो है इस रीजन में आते रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट ज्योग्राफिकल सर्वे के द्वारा यहाँ पे बोला गया कि जो हिंदू कुश रीजन है ये ऐसा जोन है, यहाँ पे मोस्ट सिस्मिकली हजार्डस रीजन है ये अर्थ का, और यहाँ पे बूस्टिंग होता है वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ डीप अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जो है वर्ल्ड में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और सिस्मिक इवेंट्स जो हैं
ऑफ दिस नेचर। तो एनॉर्मियस डिवास्टेशन है इस प्लेस में, जैसे अफगानिस्तान हो गया। और यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसकी वजह से लोग जो है यहाँ पे रहते तो है रिमोट माउंटेन विलेजेस में, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जब अर्थक्वेक आता है तो उनके लिए एक इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है, तो अपना एरिया, अपना घर बार छोड़कर उनको अनदर एरिया में जाना पड़ता है, जिसको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज इसी में ही आते हैं, जो अपनी यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, कहाँ कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, ठीक है, कहीं पे सूखा पड़ गया, तो अपने एरिया को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के अनदर एरिया में जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं हिंदू कुश हिमालयन रीजन है ये, ठीक है। तो ये सारा जो है अफगानिस्तान से लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारा हिंदू कुश जो है हिमालयन रीजन है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ ही एक ऐसा मतलब है, सिस्मोग्राफ, जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं अर्थक्वेक को। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए पी वेव्स, ऑप्शन बी रायले वेव्स, ऑप्शन सी एस वेव्स, ऑप्शन डी लव वेव्स। तो कौन सा सही आंसर है, इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है रेजोल्यूशन 1267 की। अब ये रेजोल्यूशन है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हाल ही में ही इंडिया एंड यूएसए के द्वारा ज्वाइंटली प्रपोज किया गया जो लिस्ट है पाक बेस्ड जो टेररिस्ट है, ठीक है, पाक बेस्ड टेररिस्ट, जिसका नाम है अब्दुल रहमान मकी, जिसको अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स अल कायदा एंड ISIL जो सेंशन कमेटी है उसके अंडर रखने की बात की गई है, जिसको बोला गया, उस कमेटी का नाम है बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1261 कमेटी। क्लियर। तो अभी चाइना के द्वारा इसको टेक्निकल होल्ड कर दिया गया है। क्यों क्यों किया गया है, ये आपके माइंड में ज़रूर आया होगा, क्योंकि चाइना जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या है, ये परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो परमानेंट मेंबर्स 5 मेंबर्स हैं टोटल। तो इन 5 मेंबर्स जो हैं इनके अंडर, यानी कि इनके पास क्या है, एक पावर है जिसका नाम है वीटो पावर। ठीक है, कोई भी अगर चीज़ हो, कोई भी अगर डिसीजन लेना हो, तो इनके पास वीटो पावर है, तो ये क्या कर सकते हैं, डिसीजन को विद होल्ड करके रख सकते हैं। अगर कोई भी एक कंट्री जो है वो नहीं मान रही है किसी चीज़ को लेके, तो वो जो पेंडिंग रह जाती है। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि टेक्निकल होल्ड का मतलब क्या है। बेजिंग यानी कि चाइना के द्वारा टेक्निकल होल्ड लगा दिया गया है इस प्रपोजल को लेके फॉर अनदर 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, चाइना डबल स्टैंडर्ड है, यानी कि टेक्निकल होल्ड लगा रखा है चाइना के द्वारा डबल स्टैंडर्ड टेररिज्म एंड रिलेटेड एक्टिविटीज को लेके। यहाँ पे बात की जा रही है रेजोल्यूशन 1267 जो है ये प्रोवाइड करवाता है सैंक्शन किसके अगेंस्ट, एक इंडिविजुअल एंटिटीज के अगेंस्ट फॉर द स्पोर्ट एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो रहती है, जैसे अलकायदा हो गया, ISI वाले होंगे, ठीक है, एसोसिएटेड एंड इंडिविजुअल ग्रुप्स हो गया। एंड यहाँ पे लश्कर ताइबान जो है, हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद एंड जो हेड है मसूद अजहर, इनको अंडर रखा गया है 1267। तो मोस्टली इस 1267 कमेटी जो है ये यूनाइटेड नेशन, इसके अंडर मोस्टली आपको पाकिस्तानी ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो उनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है कि जो मक्की है, ठीक है, वो ऑक्यूपाइड किया गया है वेरियस लीडरशिप रोल विद इन दी लश्कर ताइबान, एंड उसके द्वारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है टेरर फंडिंग को लेके। क्लियर, फॉर लश्कर ताइबान ऑपरेशंस के लिए। तो सेवरल स्पीसीज जो है थ्रेटन, यानी कि इंडिया एंड विद द टेरर अटैक। यहाँ पे अगर बात करें कि FATF का रोल इसमें क्या रहा, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है प्रेशर ऑन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, तो अंडर द प्रेशर ऑफ FATF जो है पाकिस्तान बिगेन क्रैकडाउन अगेंस्ट दी लश्कर ताइबान 2017। हाफिज सईद जो है उसको हाउस अरेस्ट किया गया, पाकिस्तान के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया जो 1997 का एंटी टेरर अटैक रहा। ठीक है, एंटी टेरर एक्ट रहा। ठीक है, तो हाउएवर FATF जो है, FATF के द्वारा पाकिस्तान जो है ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में रखा गया है, तो पाकिस्तान वैसे ही एफर्ट्स लगा रहा है कि कैसे उसको ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकाल दिया जाए, बट FATF के द्वारा अभी इसको ब्लैक लिस्ट में डालने की बात की गई है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए रिस्क है कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1989 में फाउंड किया गया इसको। ठीक है, किसके द्वारा फाउंड किया गया, G7 कंट्रीज के द्वारा, ताकि इनके द्वारा पॉलिसीज लेके आई जाए कि कैसे हम लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करके चलना है। 2001 में मैंडेट कर दिया गया था कि टेररिज्म जो फाइनेंसिंग है उसके बारे में भी यहाँ पे जो है डिस्कशन की जाएगी। ठीक है,
यानी कि टेररिज्म जो फाइनेंसिंग है उसको भी कम किया जाएगा, उस पे भी लगाम लगाई जाएगी। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो पेरिस में है, ठीक है। यानी कि ऑपरेट करता है फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसी के ही हेडक्वार्टर पे आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के भी हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे। वो कहाँ पे है? पेरिस में। जो मेंबर कंट्रीज है आज के टाइम में 39 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें हमारी कंट्री भी शामिल है। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें वो 2 हैं, दैट इज यूरोपियन यूनियन एंड गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। सेशंस की अगर बात करें तो ये 1 साल में 3 बार मिलते हैं ये, ठीक है। ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी कि एक पर्टिकुलर डिसीजंस लिए जाते हैं यहाँ पे। 2 लिस्ट है, इंपॉर्टेंट है यहाँ की, यानी कि एक तो ग्रे लिस्ट है, एक तो ब्लैक लिस्ट है। तो ग्रे लिस्ट में आपको पता ही है पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पे वार्निंग दी जाती है ग्रे लिस्ट के चलते भी कि अभी भाई सुधर जाओ आप लोग, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनको डाला जाता है ग्रे लिस्ट में जो सपोर्ट करते हैं टेरर फंडिंग को एंड मनी लॉन्ड्रिंग को। यहाँ पे ब्लैक लिस्ट की अगर बात करें तो हाई रिस्क कंट्रीज रहती है, नॉन कॉर्पोरेटिव कंट्रीज होती है, टेररिस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा टेररिज्म, तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आज के टाइम में कौन कौन ब्लैक लिस्ट में है। एक तो ईरान है, दूसरा डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी गई हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। तो यहाँ पे ग्रे लिस्ट मॉनिटरिंग जुरिडिक्शन आप देख सकते हैं, ग्रे लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज है। तो वो है बहामास है, घना है, पाकिस्तान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिनिड एंड टोबैगो। दूसरा है बोट्सवाना, आइसलैंड, पनामा, यमन, कंबोडिया, मंगोलिया, सीरिया एंड जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है हाल ही में ही इसको रिमूव किया गया है ग्रे लिस्ट से। कब किया गया? मार्च 2022 में। ब्लैक लिस्ट की अगर बात करें तो वो ईरान है ब्लैक लिस्ट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया। क्लियर है? आई होप आपको ये टेबल भी क्लियर हुआ होगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी हम जानेंगे, उससे पहले हम यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में इसको फाउंड किया गया था। आज के टाइम में 193 मेंबर स्टेट्स हैं, यानी कि मेंबर कंट्रीज हैं। इनका मिशन और वर्क रहता है कि कैसे हमने जो है फाउंडिंग चार्टर के थ्रू जो जो चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करनी है। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो है क्वाइन किसके द्वारा किया गया था, ये नेम जो है किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, यानी कि सजेशन किसके द्वारा दिया गया था, वो थे यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट जो रेडी किया गया बाय द डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। क्लियर? तो 1942 बाय द 26 नेशंस के द्वारा। और यूएन चार्टर जो है 1945 में। चार्टर क्या होता है? जैसे हमारी कंट्री का संविधान है वैसे यूनाइटेड नेशन का भी संविधान है जिसको हम चार्टर बोलते हैं। तो 1945 में ये लाया गया और फाउंडेशन ट्रीटी यहाँ पे लाई गई यूनाइटेड नेशन की, और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया। आज के टाइम में इसके मेन ऑर्गन्स हैं, टोटल 6 मेन ऑर्गन्स हैं। एक तो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मेंबर्स के बारे में। टोटल 15 मेंबर्स हैं। एक तो 5 आपको परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो नॉन परमानेंट मेंबर में हमारी सीट भी पक्की हो गई है। तो यहाँ पे 2022-23 के लिए यहाँ पे हमारी जो है सीट पक्की रहेगी 2 साल के लिए, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर है। तो परमानेंट मेंबर्स कौन से आज के टाइम में जिनके हाथ वीटो पावर है? एक चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए है। नॉन परमानेंट मेंबर में हमारी कंट्री आ जाती है। तो नॉन परमानेंट मेंबर जो है इनकी 2 साल की टर्म रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ्रीका है, अफ्रीका की 3 कंट्रीज हैं, एशिया की 2 कंट्री हैं, लैटिन अमेरिका की 2 है, वेस्टर्न यूरोप की आप देख सकते हैं 2 है, ईस्टर्न यूरोप की कौन सी है? ईस्टर्न यूरोप की जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे परमानेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सिक्योरिटी काउंसिल में विद इन द यूनाइटेड नेशन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। ओनली यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गन जो है ये पावर रखता है डिसीजन मेकिंग जो चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जापान जो है कितनी बार जो है यूनाइटेड नेशन काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना, 11 टाइम। हमारी कंट्री जो है यहाँ पे 8th टाइम जो है नॉन परमानेंट मेंबर बनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जापान सबसे ज़्यादा और सबसे कम है कनाडा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कंपोजिशन थ्रू 2022। तो ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो प्रीलिम फैक्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसको 1945 में ही फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर आज के टाइम में न्यूयॉर्क यूएसए में है। तो आज के टाइम में यहाँ पे चीफ मैंडेट की बात करें तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की जाती है।
तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन 24 जून का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। प्लीज़ अपना रिव्यू जो है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या बुरी लगी है। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।